फॉर एमआर बैच लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था इलास्टिसिटी में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी डिस्कस किया, और लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया था बच्चों, ये ग्राफ ऐसा था, पहले था स्ट्रेट लाइन, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनसे वो जवाब भी देंगे, इनफैक्ट सारे बच्चे पढ़ लिए हैं ये वाला ग्राफ। जो ये स्ट्रेट लाइन है उसके बाद स्ट्रेट लाइन से थोड़ा कर्व होने लगता है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सारे बच्चे? इलास्टिक Proportion limit. नहीं, लिमिट प्रोपोर्शनल, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यहां तक प्रोपोर्शनल है। अगर यहां से हम फिर से वापस स्ट्रेस कम करना शुरू करेंगे तो इसी पाथ पे आ जाएगा और 100% अपने शेप को रिगेन कर लेगा। उसके बाद अब प्रोपोर्शनल नहीं रहा, इसके बाद बियॉन्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, नाम से ही पता है। लेकिन अभी भी अगर यहां से हम वापस ले जाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, तो इसी पाथ पे आएगा और 100% अपने शेप को रिगेन कर लेगा। एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि वो यहां तक लेके चले गए। अब अगर स्ट्रेस को कम करते हैं तो इस पाथ पे नहीं आता है, ये फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा इस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद इसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। कितना परमानेंट डिफॉर्मेशन रहा, इसको कुछ टर्म बताया था, क्या बताया था बच्चों? परमानेंट से। और ये जो है दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, इसको कहा था सिग्मा मैक्स, या इसी को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा यू, या इसी को कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, यहां तक मैंने बताया था, सारे बच्चों को क्लियर है? जो बच्चे क्लासेज मिस किए होंगे उनके लिए तो 2-3 पॉइंट जो हमने बताया, प्रोपोर्शनल लिमिट, और इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों इलास्टिक लिमिट, और मैक्सिमम स्ट्रेस जब प्रोड्यूस किए तो जितना आगे गया है ये जितना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ तो उस टाइप के मटेरियल को बोलेंगे वो ज्यादा डक्टाइल है। और स्ट्रेन ज्यादा नहीं हुआ, ब्रेक हो गया, तो उसको बोलेंगे क्या होता है मटेरियल, वो ब्रिटल मटेरियल होता है ना। अच्छा बताना बच्चों, यहाँ पे ये जो थीटा है, tan थीटा स्लोप, ये स्लोप क्या बताता है? Young's modulus. यंग्स मॉडुलस। तो अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ दिया हुआ है, मान लो एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ये 1 है और ये 2 है, दो अलग अलग मटेरियल के लिए ग्राफ है, तो इस ग्राफ से क्या बताओगे? विच मटेरियल इज ब्रिटल एंड विच मटेरियल है यंग्स मॉडुलस ग्रेटेस्ट?
y1 will be greater than y2, is it correct? Because slope ज्यादा है और ये पहले ही ब्रेक हो गया है, ये ब्रेक होने के लिए ज्यादा दूर तक गया है, स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तब ब्रेक हुआ है. So this is ductile also. One is ductile. बताओ ये क्लियर ना? यस सर। अब पता है आईआईटी ने क्या कर दिया था एक सवाल में, आईआईटी ने पूछा, ग्राफ दे दिया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का और कह दिया कि जो स्टूडेंट है ना वो भूल गया, उसको नींद आ गई थी, तो स्ट्रेन को उसने क्या किया, वाई एक्सिस पे पुट कर दिया और स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे पुट कर दिया और दो ग्राफ ड्रॉ किया. दो अलग अलग मटेरियल का, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, और पूछेगा कि किस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, किस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, तो बता सकता है किसका ज्यादा है? y1 ग्रेटर होगा या लेस होगा? 2 ग्रेटर। 2 का ज्यादा है, बहुत बढ़िया, 2 का ज्यादा है, बिकॉज अब हम ये एंगल नहीं देख करके ये वाला एंगल देखेंगे, रीजन इज कि स्ट्रेन के साथ एंगल देखेंगे, है ना? 2 का ज्यादा है. सारे बच्चों को क्लियर? ये आप देना भी पूछ रहा हूं. ये वायर और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस जो है वो है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सिग्मा यू जो है दैट इज 4 into 10 to the power 6 Newton per meter square. How much force needed? Find F so that the wire will break. तो सर कैसे निकालेंगे? देखो दिस सिग्मा यू का मतलब यही हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस, है ना? ब्रेकिंग स्ट्रेस, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया. तो ब्रेकिंग फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों? ब्रेकिंग फोर्स F इक्वल टू क्या आ जाएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया. 8 into 10 raised to 4. ये सपोज क्या फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. ब्रेकिंग फोर्स निकालना है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया. ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब सिग्मा यू इनटू एरिया. सिग्मा यू कितना हो जाएगा? 4 into 10 to the power 800 into 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों. यहाँ पे मैंने कहा है मीटर स्क्वायर पुट करना है. 10 to the power -4. है ना? सो ये आ गया 800 न्यूटन. मतलब अगर कह दिया जाए कि इससे मैक्सिमम वेट कितना तुम हैंग करा सकते हो, तो तुम कहोगे सर इससे मैक्सिमम वेट हम 80 kg तक हैंग कराएंगे, तो जस्ट अबाउट टू ब्रेक होगा, मतलब 80 से कम ही करना होगा, है ना? एमआर बैच लिख लेना. बाकी एमएमबी को हमने ये पढ़ा दिए, इनका तो बहुत बार ये रिवीजन हो जाएगा. शेयर स्ट्रेस, अभी नेटवर्क सही है?
जो क्लासरूम से लेते थे उससे अच्छा है या कैसा है ये अभी? अच्छा है सर। उससे अच्छा है सर। ठीक है। चलो एक फोर्स, अब देखो इससे पहले जो हम लोग फोर्स लगाते थे रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, सॉरी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगाते थे फोर्स, है ना? तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था। अब हम लगा रहे हैं सरफेस के पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पीछे लगाएगा। हमने इसको इधर लगाया, ये ब्लॉक को जाने नहीं देगा, तो ये फोर्स लगाएगा इधर, और एक टॉर्क लग रहा है, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। कैसा डिफॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। सो ये पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। लेट्स ये शिफ्ट किया है x, ये डिस्टेंस है h, लेट्स ये एंगल थीटा लिख लेते हैं। सो वी डिफाइन shear strain, shear सर defined as, हाँ बोलो। सर वो पहला एंगल और दूसरा एंगल दोनों सेम होगा क्या? कौन सा एंगल, ये और ये? हाँ हाँ सेम रहेगा, ऐसे सारा शिफ्ट किया है, ठीक है। shear strain will be x upon h, ठीक है ना? इस लेयर के रेस्पेक्ट में ये लेयर इतना आगे गया है, ठीक। सो दिस इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों tan थीटा, बट चूंकि ये x बहुत ही स्मॉल होता है, थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो ये ऑलमोस्ट थीटा। दिस इज डायमेंशनलेस एज यूजुअल। shear stress F parallel to the surface upon area, यहाँ पे F ही है, मैंने कहा कि यहाँ पे इसको बोलते हैं बच्चों shear मॉडुलस। इसको S से भी डिनोट करते हैं, G से भी डिनोट करते हैं, ईटा से कभी कभी डिनोट करते हैं, है ना? तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, shear मॉडुलस। और कोई नाम कोई बता सकता है? कुछ और बताया था, टॉर्सनल मॉड्यूलस। टॉर्सनल मॉडुलस। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बहुत बढ़िया, टॉर्सनल मॉडुलस तुम लोग तो याद कर लिए। और इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मैंने इसको समझाया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्यों बोलते हैं। अगर कोई भी मटेरियल तुम्हें देखना है कि वो कितना स्ट्रांग है बच्चों, कितना स्ट्रांग है मटेरियल, तो तुम क्या करते हो, ऐसे खींच के नहीं देखते हो, तुम करते हो ऐसे, उसको थोड़ा ऐसे ब्रेक करते हैं, ऐसे लगाते हो, ऐसे ऐसे लगा रहे हो फोर्स, मतलब एक पॉइंट पे तुम फोर्स ऊपर लगा रहे हो और दूसरे पॉइंट पे नीचे प्रेस करो इस फिंगर से, या थोड़ा सा उसको ना ऐसे ट्विस्ट करना चाहते हो ऐसे। तो एक्चुअली में उस पे सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स लगा के देखते हो कि कितना वो रिजिड है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर तुम पेपर कट करते हो सीजर से, ये तुम्हारा सपोज पेपर है, पेपर अच्छा से बनाने, और सीजर से कट करते हो, सीजर भी नहीं अच्छा बना, तो उसमें ऐसे करते हो, ऐसे इस टाइप से पुश करते हैं, एक जगह ऊपर दूसरे पे नीचे, तो ये क्रॉस सेक्शन या के क्रॉस पैरेलल डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं और वो कट होता है। तो सीजर जो वर्क करता है वो
सीजर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है और शियर मॉडुलस या शियर ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है ना। शियर ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसलिए मटेरियल को कट करना है, ब्रेक करना है तो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. जो रिकॉर्ड नहीं हुआ फिर से मैंने ऑन कर दिया। बच्चों एक होल पंच करना है एल्युमिनियम फॉइल में, 5 मिलीमीटर थिकनेस है, रेडियस 8 सेंटीमीटर बाय पाई का करना है। ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया इतना, शियर ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो इसमें हम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं और शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा वो इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस प्रोड्यूस होगा। फोर्स ऐसे लगाएंगे, है ना। तो देखो कोई कहेगा सर ये क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर है फोर्स, बट शियर स्ट्रेस के लिए इसके देखो पैरेलल होगा ये फोर्स। सो वी शुड टेक दिस क्रॉस सेक्शन और नॉट दिस। हमने समझा दिया ये चीज। F by A इक्वल टू इतना, F इक्वल टू इतना इंटू 2 पाई R इंटू T। सबको ऐसा यूनिट में पुट करोगे कितना आ रहा है, कोई कैलकुलेट किया? $4,000. 4000 आ गया। ये हो गया 10, तो ये और ये चला जाएगा, बच गया कितना? 40 न्यूटन। इजंट इट? 40 न्यूटन ना। 8 सेंटीमीटर तो मीटर लिखेंगे 10⁻² और मिलीमीटर का 10⁻3, 10⁻5। ये 4 ही दिया है तो ये और ये जाएगा, एक और 10 चाहिए तो ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो बचा सिर्फ ये और ये 40 न्यूटन। नेक्स्ट इज अभी सबसे पहले मैंने रॉड के लेंथ के अलॉन्ग लगाया, फोर्स टेंशन जनरेट किया, फिर लगाया सरफेस के अलॉन्ग, क्रॉस सेक्शन सरफेस के अलॉन्ग। नेक्स्ट हम लोग पूरे ओवरऑल पूरे वॉल्यूम को ना कंप्रेस करना चाहते हैं, हर डायरेक्शन से लगा रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे, हर डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे डिफाइंड होगा बच्चों? यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया, है ना, और उसी को प्रेशर कहते हैं, मतलब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिंपली डेल्टा पी, जो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किया, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे डिफाइन होगा? डेल्टा वी अपॉन वी, change in volume upon V. So delta P will be proportional to strain जो होगा स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं बल्क मॉडुलस, we denote it by B। लेकिन देखो डेल्टा P अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, ये और ये अपोजिट नेचर का है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन माइनस पुट कर देता हूं। सो दिस इज द डेफिनेशन बच्चों, बल्क मॉडुलस का, ठीक है ना। और ये चीज लिखना है, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, मतलब सॉरी 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सबके लिए डिफाइंड है। बट शियर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड मटेरियल। गैस में
शियर मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस नहीं डिफाइंड होगा। ठीक है, सो अगर बल्क मॉडुलस लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, बल्क मॉडुलस को, ये v इधर चला गया, माइनस v इंटू डेल्टा p बाई डेल्टा v। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में गैस ना, गैस का वॉल्यूम प्रेशर का बहुत सेंसिटिव होता है। सॉलिड के केस में छोटा सा वॉल्यूम चेंज करना है तो बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, डेल्टा पी बहुत बड़ा होगा। बट गैस के केस में छोटा सा भी डेल्टा पी होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ डेल्टा वी होगा। तो उस केस में इसमें क्या करते हैं, डेल्टा पी के जगह पे डीपी लिख लेते हैं, डीपी बाई डीवी। ठीक है, लिख लो यहां तक। सर नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू हो जाएगा या नहीं? क्या, फिर से बोलो। नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन शुरू हो जाएगा या नहीं? मुझे नहीं पता कि एक्चुअली गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक्सटेंड होने वाला है, क्या होने वाला है ना। 11th के लिए अभी परमिशंस नहीं दिए हैं, तो जो सरकार कहेगी वही करना पड़ेगा। 12th वाले को बुला रहे हैं, 12th वाले आ रहे हैं सारे। चलो, सो B इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस V इंटू डीपी बाई डीवी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा बता रहा हूं, फाइंड बल्क मॉडुलस फॉर गैस, फॉर द प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस रहेगा बच्चों, है ना। पहला ये तो तुम्हें पूछा जाएगा, पूछा जाता है, बहुत सारे सवाल आएंगे। फॉर द प्रोसेस कौन सा लिया था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या बल्क मॉडुलस होगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और हमने इसको डिफरेंशिएट करके डीपी बाई डीवी निकलवाया था। किसी बच्चों को याद होगा डीपी बाई डीवी क्या आया था, माइनस पी बाई, नहीं, डीपी बाई डीवी माइनस पी बाई वी स्लोप आया था आइसोथर्मल का। तो यहां से देखो, अगर बल्क मॉडुलस के टर्म में लिखना है तो ये v को इधर लेके आ जाओ, माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा, p। थोड़ा सा यहाँ फास्ट बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने एक क्लास में डिस्कस किया है। अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस, p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां भी हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्लोप निकलवाया था dp बाय dv, जाके चेक करना, माइनस गामा p बाय v आया था। ठीक है ना। सो अगर इसको हम इस फॉर्मेट में बल्क मॉडुलस निकालना है तो v को इधर लेके आ जाओ, माइनस साइन लेके आ जाओ इधर, बल्क मॉडुलस कम्स आउट एज गामा p। इनफैक्ट अब तुम समझ सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, pv टू द पावर m इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका बल्क मॉडुलस हो जाएगा m इंटू, MP। है ना। और अगर कोई सवाल दे दिया सपोज t vq इज इक्वल टू कांस्टेंट का बल्क मॉडुलस बताओ, ठीक है, तो इसको क्या कहोगे, इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो t को लिख लिया pv, इसका मतलब हो जाता है t को लिख लिया pv तो हो जाएगा p इंटू v बाई nr, nr इधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, v क्यूब इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, p v to the power 4 is equal to constant, so bulk modulus will be 4p. Is it clear? तो ये जो 2 मिनट सिखाया है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस
एकदम सोचो कि ये 100% सबको आना चाहिए। ये आ जाए सवाल तो सोचो कि बोनस मिल गया तुझे, और ऐसे आते हैं सवाल। बच्चों मिटा रहा हूं इसको। एमआर वाले बैच कोई बताएगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर? किसी को याद है क्या? मैंने पढ़ाया नहीं अभी। Bulk modulus upon density. बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, क्या बात है। ये होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव, है ना। और मैं पढ़ाऊंगा ही दोबारा साउंड वेव में, जब पढ़ाऊंगा तो बच्चों ये बल्क मॉडुलस गैस का ये थ्योरेटिकली आ गया, ऐसा होता है बल्क मॉडुलस बाय रो। लेकिन गैस का बल्क मॉडुलस क्या होगा ये बड़ा मुश्किल था निकालना। कहने का मतलब कि साउंड वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है गैस में, एयर में, वो प्रोसेस कौन सा है। क्योंकि गैस का बल्क मॉडुलस डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट होता है। तो न्यूटन ने क्या सजेस्ट किया था? प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं बोल रहा हूं तो कुछ एयर में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आया था? बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होता है, इधर लिखा था तो P आया था बल्क मॉडुलस, P बाई रो। तो क्या ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ मैच किया था? थ्योरेटिकल डेटा No. नहीं किया था। नहीं। तब क्या माना गया कि न्यूटन ने जो थ्योरी दिया वो करेक्ट थ्योरी नहीं है। जब तक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ नहीं मैच करता है उसको करेक्ट थ्योरी नहीं मानते। तो फिर से मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, किससे पूछूं? वो लैपलेस करेक्शन आया था। क्या बात है रोहन, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा है। लैपलास करेक्शन, लैपलास ने क्या बताया? एडियाबेटिक होता है। कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बताओ क्यों एडियाबेटिक होता है? ऐसा क्या लॉजिक दिया एडियाबेटिक क्यों होता है? थोड़ा सा मैं आगे सर बढ़। जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो उसकी तरफ साउंड पहुंचता है, यानी कि थोड़ा सा एनर्जी पहुंचता है। तो एनर्जी अगर जाएगा तो बिना हीट के जाएगा, और जब वो ट्रांसफॉर्म होगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज। मतलब जिसको साइंस नहीं आता उसको तो अच्छे से तुम कॉन्फिडेंस के साथ बता दोगे अच्छे से, लेकिन मुझे तो लगा। चलो मैं बताता हूँ बच्चों। कोई गैस है ना, जो साउंड वेव हम लोग बोल रहे हैं ना, इसका फ्रीक्वेंसी रफली जो होता है, हमारी बातचीत की जो फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज से ज्यादा ही होता है रफली, है ना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बातचीत का। तो जो एयर वाइब्रेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 300 है, समझो। मतलब ये गैस का जो लेयर है 1 सेकेंड में कितनी बार फ्लक्चुएट किया है? 1 सेकेंड में 300 टाइम्स फ्लक्चुएट किया है। तो अगर मैं एक छोटा सा ऐसे गैस ऐसा लूं, एक सैंपल लूं जिसमें एयर साउंड वेव प्रोपगेट कर रहा है, सो दिस इज वाइब्रेटिंग 300 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो अगर ये कंप्रेस हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, और इसका चेंज हुआ होगा टेम्परेचर, तो इसको टाइम नहीं मिला कि अपने बगल वाले को एनर्जी दे दे। फ्लक्चुएशन इज सो फास्ट, जब तक ये सोचेगा हम एनर्जी दे दें तब तक इसका फिर एयर फ्रैक्शन हो गया होगा, फिर टेम्परेचर कम हो गया होगा, है ना। सो द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। इतना फास्ट चेंजेस हो रहा है कि उसको टाइम नहीं मिला कि वो अपने नेक्स्ट से एक्सचेंज कर ले हीट को। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसलिए ये क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस है, और उसके कारण बी क्या हो जाएगा बच्चों? गामा पी। और जब यहाँ पे गामा पी बाई रो पुट किया गया, तब जो आया रिजल्ट, तब जो डेटा आया और एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ मैच किया, तो माना गया कि नहीं, लाप्लास साहब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। चलो, तो ये एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा दिया, वहां भी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ भी लिख लो, कभी रिविजन में तुम्हें दोबारा रिवाइज हो जाएगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था। क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दैट इज इक्वल टू गामा पी बाई रो, है ना। और ये थर्मोडायनेमिक्स में पी बाई रो को मैंने लिखाया था, क्या होता है? रो को वी पुट कर दो तो ये आ जाता है गामा आर टी बाई एम। यहाँ पे एम क्या है? मोलर मास।
ठीक, क्योंकि तुम्हारे बुकलेट में कहीं कहीं पे कुछ सवाल इस पे दे देता है, जो बुकलेट सेट किया उस भूल जाता है कि साउंड वेव बाद में पढ़ाते हैं, हीट एंड थर्मो पहले पढ़ाते हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ सवाल हो। और अगर कोई मिक्सचर में पूछा जाए कि किसी मिक्सचर में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, तो गामा ऑफ द मिक्सचर भी निकालने के लिए बता दिया था। और एम ऑफ द मिक्सचर किसी को पता है कैसे निकालते हैं एम ऑफ द मिक्सचर? अगर सपोज कोई कहे कि 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल हीलियम, है ना, ये हमारा सैंपल है, इसमें साउंड वेव का वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट टेम्परेचर 27 डिग्री सी? एमआर बैच के लिए बता रहा हूं, हालांकि ये थोड़ा टफ होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे गामा निकालना है, गामा ऑफ द मिक्सचर। गामा ऑफ द मिक्सचर को कैसे बताया था? 1 + 2/f ऑफ द मिक्सचर, याद है किसी को? तो पहले f ऑफ द मिक्सचर निकाल लेता हूं बच्चों। f ऑफ द मिक्सचर कैसे होता है? N1F1 प्लस, देखो रिवाइज करवा रहा हूं ये चीजें, और देखना मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को तो ये याद भी नहीं होगा कि क्या होगा। दिया परदेसी बताना कि ये हाइड्रोजन का F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हाइड्रोजन का 5/2. कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5 into 1 mole of helium, 1 into helium का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 डिवाइड बाय N1 + N2, 2 + 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 13/3। दिस इज द f of the mixture. What is gamma? 1 + 13/3, that is equal to 16/3 is the gamma. सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी इतना बड़ा तो गामा होगा नहीं। 2/13/3 क्या हो जाएगा? 19/13। सही लिखा अभी? एम ऑफ द मिक्सचर अगर निकालना है, एम ऑफ द मिक्सचर ये भी बताता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, सिंपल सा फॉर्मूला, N1M1 + N2M2 डिवाइड बाय, यहां तो मैं भूल गया क्या लिखते हैं, N1 + N2. बात है यार, सही है, बचा लिया तुम लोगों ने। N1 + N2, तो व्हाट इज मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर? N1 हो गया 2, M1 कितना है बच्चों? हाइड्रोजन 2 + N2 1, हीलियम का मोलर मास 4, और ये हो जाएगा 3, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 8/3। So what is the velocity of sound wave in this mixture at this temperature? क्या पुट करोगे? देखो कितना अच्छा सा सवाल, IIT एडवांस का सवाल कर लिया। 19/13 गामा, R का वैल्यू रफली 25/3, T हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 8/3, और क्या करें? यहाँ 27 नहीं पुट करना है, ये तो सबको पता है, नहीं तो सर फोड़ दूंगा अगर कोई 27 बताया तो। यहाँ पे और कुछ पुट करें क्या? गार्गी 8/3 पुट करें या 8/3 × 10⁻³ पुट करूं? 8/3 × 10⁻³ क्यों, ऐसा क्यों? मोलर मास जो है वो ग्राम में है, ग्राम्स में होता है।
हाँ, तो इसको ऐसा ही पुट करना, तो दिस विल बी योर आंसर बच्चों। ये थोड़ा टफ सवाल हो गया लेकिन तुमने कर लिया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। डेल्टा पी इक्वल टू होता है माइनस वी इंटू माइनस बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। अगर बल्क मॉडुलस बच्चों बड़ा है तो डेल्टा वी बाई बी, सपोज हमें 0.1% वॉल्यूम चेंज करना है, सर्टेन अमाउंट चेंज करना है। अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा तो डेल्टा पी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स वी विल से दैट ग्रेटर द बी it will be harder to compress. So एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं और compressibility. Compressibility is defined as 1 upon bulk modulus. Bulk modulus. ठीक है ना? और अगर किसी भी बॉडी का वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो बच्चों डेंसिटी भी चेंज होगा, है ना? डेंसिटी भी चेंज होगा। तो अगर मैं प्रूफ करूं कि डेल्टा बी बाई वी इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा रो बाई रो, ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कहोगे सर क्यों उल्टा होगा? क्योंकि अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, इसलिए ये दोनों अपोजिट नेचर का होगा। अगर मैंने कहा कि चलो ये होता है, प्रूफ कर दूंगा, तुमने याद कर लिया, तो अगर बल्क मॉडुलस को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी को डेल्टा रो बाई रो लिख सकते हो। ठीक है, अब एक ना एच.सी. वर्मा का सवाल लेते हैं। एक एच.सी. वर्मा का सवाल ले लो, लिखो। एच.सी. वर्मा जिसके पास है तो वो घर पे देखे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करना है। एचसीवी का 13 क्वेश्चंस एंड 14 अभी करो। चलो एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 13 का है, कहा कि बल्क मॉडुलस गैस वाटर का दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट तो सेम ही होगा। पूछा है कि 1% नहीं 0.1% वॉल्यूम में चेंज करना है। We have to change in volume by 0.01%. कितना एक्सेस प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा? What will the delta P? बच्चों डेल्टा P इक्वल टू क्या लिखेंगे? बल्क मॉडुलस माइनस बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा V अपॉन V। कंप्रेस करना 0.01%, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो B का वैल्यू पुट करते हैं 2.1 10 टू द पावर 9। डेल्टा V बाई V को क्या पुट करें बच्चों? 0.01, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। सो डेल्टा P एक्सेस प्रेशर कितना करना पड़ेगा? 2.1 इंटू 10 -2 और 10 -2 10 -4 10 to the power 5 Pascal. That means 210 किलो पास्कल, या कह सकते हैं 2.1 ATM, isn't it?
अब क्वेश्चन नंबर 14 अथर्वपाणिक सॉल्व हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि सी लेवल से 400 नीचे डेप्थ पे जो वाटर है, ये वाटर का डेंसिटी और यहाँ के वाटर का डेंसिटी क्या सेम रहेगा? दर्शिता जैन बताना कि यहाँ का वाटर का डेंसिटी सपोज ρ2 है और यहाँ का वाटर का डेंसिटी ρ1 है, कौन ज्यादा होगा? नीचे वाले का। नीचे वाला का। ये कंप्रेस रोटू ज्यादा ρ2 ज्यादा होगा, है ना? तो कितना ज्यादा होगा ये निकालने के लिए कहा है 400 से। तो बताओ यहां से यहाँ का प्रेशर कितना ज्यादा होगा? थोड़ा सा तो तुम लोगों को आता होगा, रो जी एच। एमबी बैच हुआ है कि नहीं तुम्हारा? फ्लूइड डीपीटी से पढ़ा है ना एमबी बैच? मैं भूल जाऊं। नहीं हुआ। अच्छा फ्लूइड नो सर। नहीं एमए बैच को पढ़ाए थे, एमबी बैच को नहीं पढ़ाए थे डीपीटी से। ठीक है, तो डेल्टा पी बच्चों होता है ऐसे रो जी एच, ये 10th में भी पढ़ते हैं बच्चे। तो देखना रो जो होगा चेंज बहुत कम होगा, तो रफली ये प्रेशर के लिए रो को कांस्टेंट लेंगे, ऑल्दो रो चेंज हो रहा है। तो डेल्टा पी हो गया रो जी एच दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा रो बाई रो। ये डेल्टा रो निकालना था, क्या हो जाएगा? रो इंटू जी इंटू एच अपॉन बी। ठीक है ना? तो ये रो के बारे में दिया शायद 1030 kg, कुछ ऐसे दिया हुआ। कितना है? 1030 kg, 1030 इंटू 1030 इंटू जी हो गया 10, एच हो गया 400, बल्क मॉडुलस दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 9। ये चेक कर लो कितना आ जाएगा। हो जाएगा 2 इंटू 1030 इंटू 1030 इंटू ये 2 और ये 2 0 1 3 0, यहाँ पे 9 है बच्चों, 10 टू द पावर -6। सॉरी 2 दो बार लिख दिया। इसको रफली में हम लोग ऐसे कर सकते हैं एस्टिमेट, डेल्टा रो इज इक्वल टू, ये रफली 1030 टू 1030 को 1000 ही ले लेते हैं। अगर 1000 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? रफली 2, isn't it? 2 kg पर मीटर क्यूब डेल्टा रो हुआ है, रफली इतना। तो ये कैसा कितना क्वांटिटी? बहुत छोटा है एक्चुअली। कितना हो जाएगा? रो एट द 430, यहाँ पे जो होगा रो2 वो जाएगा रो1 प्लस डेल्टा रो दैट इज इक्वल टू 1032 kg पर मीटर क्यूब। समझा क्या ये? और बच्चों ये सवाल भी दिया हुआ है, तो तुम एग्जाम में ऐसा नहीं 1030 टू 1030 करने बैठ जाओ। अगर ऑप्शंस में 1032 है, 1035 है, 10 समथिंग ऐसे रहेगा तो हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना है ऐसा। ठीक है? नेक्स्ट लिखो पॉइजन्स रेशियो।
पॉइजन्स रेशियो, ये बच्चों उसमें भी नहीं पढ़ाया था, तो तुम लोग एमए बैच में लिख लेना ये। अगर सपोज एक रॉड था, हमने फोर्स एफ लगाया है, इसको पुल किया तो इसका लेंथ थोड़ा बढ़ गया। अगर ये लेंथ बढ़ेगा तो क्या बच्चों इसका रेडियस वही रहेगा या थोड़ा कम होगा, क्या लगता है? थोड़ा कम होगा। रेडियस थोड़ा कम होगा, बिकॉज मटेरियल तो उतना ही है ना। तो लेंथ अगर थोड़ा सा बढ़ गया है तो रेडियस भी थोड़ा कम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर डेल्टा एल बाई एल है तो डेल्टा डी डायमीटर भी या डेल्टा आर बाई आर भी कुछ होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर लेंथ बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कम होगा, अपोजिट नेचर का। अगर कंप्रेस करेंगे तो लेंथ कम होगा तो रेडियस बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल इसको, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। सो लैटरल स्ट्रेन अपॉन longitudinal strain, that is equal to delta d by d upon delta l by l। लेकिन चूंकि ये अपोजिट नेचर का और सिग्मा को पॉजिटिव रखना है तो वी प्लेस हियर माइनस साइन, सो दैट सिग्मा विल बी पॉजिटिव। सारे बच्चे इसको लिख लें। चलो, तो पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव लेना है, दैट्स व्हाई यहाँ पे डेफिनेशन में माइनस साइन दिया है। अगर कहा जाए कि अगर हमने इसको लेंथ को इंक्रीज किया बच्चों, लेंथ को इंक्रीज किया है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मटेरियल का क्या रहेगा, इज इट कांस्टेंट? कांस्टेंट। नहीं, एक्चुअली में अगर हम करते हैं तो कुछ तो चेंज होगा, है ना। बट अगर हम लोग कहें, मान लेते हैं कि अगर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इन दैट केस सिग्मा जो आ जाता है वो हाफ आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज सिग्मा जो होगा जो लेस देन हाफ रहेगा, ठीक है। और तुम अपने बुकलेट, हालांकि बुकलेट तुम लोगों को मिला नहीं, बुकलेट में देखना एक और फॉर्मूला मेडिकल में पूछता है, रिलेशन बिटवीन, ये याद कर लेना, मुझे भी याद नहीं रहता है, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। शियर मॉडुलस को जी से लिखो, ईटा से लिखो, एस से लिखो, है ना। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है रफली 2g into 1 प्लस सिग्मा, और बल्क मॉडुलस और इसके बीच में रिलेशन होता है 3b 1 प्लस 2 सिग्मा। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, कोई तरीका अगर और लिखा हुआ तो उससे तुम नोट डाउन कर लेना। तो दिस इज द रिलेशन, किसके बीच में, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो, शियर मॉडुलस। बच्चों ये याद कर लेना, लिख लिया ना, मिटा रहा हूं बच्चों। इलास्टिसिटी का लास्ट पार्ट, इलास्टिसिटी हमारा कंप्लीट होने वाला है। रबर,
इलास्टिसिटी अगर करते हैं, सबसे पहले जो बच्चे के दिमाग में आता है वो रबर का ही कंसेप्ट आता है कि रबर है, इलास्टिक है, पुल किया तो एक्सपैंड हुआ, फिर किया। हालांकि इसमें स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा हम स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं रबर में। तो अगर एक रबर लिया और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है। जो भी ऐसा लिया या यहीं तक किया, जैसा रहा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, इट्स नॉट लीनियर। तो जब हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, और बाद में क्या किया, स्ट्रेस को कम करना शुरू किया, तो ये ना वो इस पाथ पे वापस नहीं आता, ये दूसरे पाथ पे वापस आता है। जब स्ट्रेस कम करते जाएंगे तो ये पाथ ये फॉलो करेगा, जाते समय ये पाथ फॉलो करता है, सेम पाथ फॉलो नहीं करता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ में ये लूप बन जाता है बच्चों, और इस लूप को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप ऐसा कंसेप्ट हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे 12th में, तो मैं रेफरेंस दूंगा यहाँ का, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं। गौरी पाटिल, क्लियर ये? अब बताना स्ट्रेस किससे रिलेटेड है, फोर्स से, स्ट्रेन किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से। तो जिस समय मैं इलोंगेट कर रहा हूं बच्चों, इलोंगेट कर रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं उसको इलोंगेट करने में, तो ये जो वर्क होगा वो इस एरिया से रिप्रेजेंट होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और जब वो वापस आ रहा है रबर, तो उस केस में रबर वर्क कर रहा होगा, बिकॉज रबर का फोर्स इधर और वो इधर दे रहा है। तो जब ये वापस आ रहा है तो रबर मुझे रिवर्ट बैक जो देगा वो एनर्जी, वो वर्क, वो इतना देगा। वो हमसे लिया पुल करते समय इतना एनर्जी और वापस वो इतना देगा। मतलब जैसे एक रबर को हमने पुल किया, उसको पुल करने में हमने एनर्जी खर्च किया, यहां तक किया, और जब वापस ला रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है, लेकिन वो कम वर्क कर रहा है। अगर सेम वर्क करता है तो इसी लाइन पे आता है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर? वापस ला रहा है तो कम एनर्जी दे रहा है, मतलब रिवर्ट बैक कम दिया, दैट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी लॉस होगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस एरिया। Greater the area under the hysteresis loop, there will be more loss of energy. ये स्टेटमेंट क्लियर? तो लिख लेना, एरिया अंडर द hysteresis loop give will be proportional to अगर हम इसको स्ट्रेच किए फिर वापस लाए तो उसमें इतना एनर्जी लॉस होगा। अब मैं बताता हूं तुझे ना, एक रबर का मटेरियल दिया गया, दो रबर दिया गया जिसके बारे में कहा गया कि हिस्टेरिसिस लूप एक का ऐसा है और एक का हिस्टेरिसिस लूप रबर 1 है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, और दूसरे का ये है, ये दूसरा है। दो मटेरियल दिया गया और तुमको मार्केट में गए, ये दो मटेरियल का दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, और तुम्हें मटेरियल चाहिए रबर गुलेल बनाने के लिए। समझते हो ना? ऐसे रबर लिया, ऐसे पुल किया, स्टोन रखा और फिर छोड़ दिया। आयुष यादव पता है? तो कौन सा मटेरियल हाँ लेना? जी सर।
किस मटेरियल का? मटेरियल फर्स्ट संस्कृति 2 मटेरियल लेगी, वो चाहती है कि हमारी फर्स्ट कम चोट लगेगा। फर्स्ट लेंगे सर, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी सबसे कम होगा, क्या तो बात, ज्यादा जोर से जाएगा पत्थर। क्या पाटिल ने भी फर्स्ट बताई, और भी बच्चों ने बताया फर्स्ट, शरण्या ने फर्स्ट बताई, क्या बात है, सब ब्रिलियंट हो। लोकेश आप फर्स्ट। फर्स्ट हमारा उसमें क्या चाहिए, जितना वर्क किया मैक्सिमम वर्क मुझे रिवर्ट बैक मिल जाए, है ना? तो हम फर्स्ट मटेरियल को प्रीफर करेंगे, एनर्जी लॉस कम से कम चाहेंगे। अब सोचना, तुम्हारे घर में मिक्सर ग्राइंडर होगा या कोई मशीन होगा जो इलेक्ट्रिक मशीन जो वर्क करता है, उसके नीचे तुम जाके देखो तो रबर का कुछ लगा रहता है, जो बेस में, बेस देखोगे तो जो बेस रहता है उसमें रबर लगा रहता है, या इनफैक्ट कोई बड़ा सा मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन होता है ऐसे, जो वर्क करते समय बहुत वाइब्रेट करता है, तो उसको रखने के लिए ना नीचे एक रबर का प्लेट लगा देते हैं। अगर उसको नहीं रखेगा फर्श पे ना, हार्ड फर्श पे रख दोगे ना, तो उछलने कूदने लगेगा, बहुत तोड़ भी देगा फर्श को। तो ऐसे मशीन जो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, तो उसके नीचे एक रबर का मोटा सा प्लेट, या बेस में भी देखोगे तुम अपने घर में जाके देखना, मिक्सर ग्राइंडर के नीचे जो बेस रहता है एक छोटा सा रबर लगा रहता है। ये रबर क्या होता है, क्या काम करता है? तो अगर मशीन ने वाइब्रेट किया, उसको कंप्रेस किया बच्चों, कंप्रेस किया, लेकिन रबर कंप्रेस होने के बाद फिर वापस आएगा, तो वो एनर्जी पर जितना खर्च किया था कंप्रेस में, उससे कम एनर्जी वापस देगा, कुछ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए उसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। किसको? इस रबर प्लेट को क्या बोलते हैं? शॉक एब्जॉर्बर। तो अगर रबर को शॉक एब्जॉर्बर के लिए बनाना है और मार्केट में गए, तो कौन सा रबर खरीदना प्रीफर करोगे फॉर यूजिंग एज एन शॉक एब्जॉर्बर? बच्चों मैसेज करो, कौन सा रबर खरीदोगे? शॉक एब्जॉर्बर बनाना है। कृष्णा सिंह ने कहा 2, स्नेहल ने कहा 2, गार्गी बताई 2, बहुत बढ़िया 2। हमारा यहाँ पे काम रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लॉस करे। अगर तूने 1 लाया तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, कंप्रेस हुआ फिर वापस दे देगा, है ना? साथ साथ दोनों एसएचएम करते रहेंगे, डांस करते रहेंगे। क्लियर? तो ये यूजफुल तब होगा जब हमें एनर्जी का लॉस कराना है। तो तुम्हारा होमवर्क रहा, आज ही कर लेना है। HC वर्मा सबके घर पे होगा, HCV solved example, question number 1, 2, 1 to 10, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 9, सर 1 से 9 या 1, 2, 9? ये 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 10 तक, और यहाँ पे 1 to 9, 10 थोड़ा मुश्किल होगा, 11 भी तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 12 to 16 इतना आज करना है बच्चों। ऑब्जेक्टिव 1 HC वर्मा का 1 to 10, पहले एक्सरसाइज, सॉरी पहले सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज, देन ऑब्जेक्टिव। HC वर्मा पढ़ने का तरीका यही है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा